So hello, how are you? I'm physics teacher Snehal sir, and today we are going to see a new topic from the chapter rotational motion, and that is rolling motion. तो आज हम क्या करेंगे, ये जो रोलिंग मोशन होता है उसके बारे में देख लेंगे। देखो फिजिक्स में क्या होता है, बहुत सारे टाइप्स के मोशन होते हैं। जैसे इसी चैप्टर में हमने क्या किया है, तो दो टाइप्स के मोशन देखिए, दैट इज सर्कुलर मोशन एंड रोटेशनल मोशन। अब देखो इन दोनों के बीच में डिफरेंस होता है। जैसे कि जो आपका सर्कुलर मोशन होता है ना, उसमें जो एक्सिस ऑफ रोटेशन होता है, मतलब जिस एक्सिस के अराउंड कोई भी ऑब्जेक्ट क्या करता है, रोटेट करता है, वो एक्सिस ऑफ रोटेशन उस ऑब्जेक्ट से बाहर होता है, ये सर्कुलर मोशन में होता है। पर अगर रोटेशनल मोशन की बात करें तो रोटेशनल मोशन में क्या होता है, वो जो एक्सिस ऑफ रोटेशन होता है वो उस बॉडी के अंदर होता है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल दूं तो क्या है, तो अर्थ क्या करती है, खुद के एक्सिस के अराउंड रोटेट करती है। ये बेसिक डिफरेंस होता है सर्कुलर मोशन में और रोटेशनल मोशन में। अभी देखो हम क्या करते हैं, नई टाइप की मोशन देख लेते हैं, दैट इज रोलिंग मोशन। अब देखो अगर हमें क्या करना है, रोलिंग मोशन क्या होता है ये अंडरस्टैंड करना है, अच्छे से समझना है, तो हम क्या करते हैं, व्हील कंसिडर करते हैं। और ये क्या कर रहा है, व्हील सपोज इसे मोशन में है, मतलब इसे आगे जा रहा है। तो देखा जाए तो ये व्हील क्या कर रहा है, दो टाइप्स की मोशन परफॉर्म कर रहा है। कैसे, तो ये क्या कर रहा है, इसे सर्कुलर मोशन या फिर रोटेशनल मोशन करते हुए आगे जा रहा है। और दूसरी बात, वो आगे भी जा रहा है ना। मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे, ये दो टाइप्स की मोशन कर रहा है। एक तो वो क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है ना, इसे रोटेशनल मोशन परफॉर्म कर रहा है। और दूसरा वो आगे भी जा रहा है, मतलब लीनियर मोशन भी कर रहा है। अब इसको अगर हमें ठीक से समझना है तो हम क्या करते हैं, दो पार्टिकल कंसिडर करते हैं, पार्टिकल ए एंड पार्टिकल बी। अब देखा जाए तो ये जो पार्टिकल ए है ये क्या कर रहा है, तो रोटेट करते हुए आगे जा रहा है इसे, है ना। पर जो पार्टिकल बी है, ये वाला पार्टिकल, ये क्या कर रहा है, इसे स्ट्रेट लाइन मोशन परफॉर्म कर रहा है। तो इसी टाइप की मोशन को हम क्या बोलते हैं, रोलिंग मोशन बोलते हैं। मतलब जिसमें दो टाइप्स की मोशन होती है, एक तो रोटेशनल मोशन और दूसरी लीनियर मोशन, या फिर उसको हम क्या बोलते हैं, तो ट्रांसलेशनल मोशन बोलते हैं। तो ऐसे मोशन को हम क्या बोलते हैं, जिसमें कॉम्बिनेशन होता है लीनियर मोशन का और रोटेशनल मोशन का, उसी को हम क्या बोलते हैं, तो रोलिंग मोशन बोलते हैं। मतलब देखो मैं क्या लिख रहा हूं, तो रोलिंग मोशन इज इक्वल टू लीनियर मोशन प्लस रोटेशनल मोशन। मतलब जो आपका रोलिंग मोशन होता है वो क्या होता है, तो कॉम्बिनेशन होता है किसका, एक तो लीनियर मोशन, इसी को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसलेशनल मोशन बोलते हैं, और दूसरा रोटेशनल मोशन। तो इस कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलते हैं, तो रोलिंग मोशन बोलते हैं। देखो डिफरेंस समझ लो क्या है, मतलब सर्कुलर मोशन क्या होता है, रोटेशनल मोशन क्या होता है, रोलिंग मोशन क्या होता है, ये क्या करो बस डिफरेंस देख लो क्या होता है इन सभी मोशंस में। जैसे कि आगे जाके हम क्या करने वाले, बहुत सारे टाइप्स के मोशन देखने वाले, जैसे कि सिंपल हार्मोनिक मोशन भी है, प्रोजेक्टाइल मोशन है, मतलब बहुत सारे टाइप्स के मोशन होते हैं। तो ठीक है, अब हम क्या करते हैं, एक छोटा सा डेरिवेशन देख लेते हैं रोलिंग मोशन के लिए। तो उसके लिए हमने क्या किया, एक इंक्लाइन सरफेस कंसीडर किया है जो एंगल थीटा बना रहा है सरफेस के साथ, और उसके ऊपर क्या कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट ऐसे रिवॉल्व करते हुए आगे जा रहा है। मतलब ये क्या कर रहा है, तो रोलिंग मोशन परफॉर्म कर रहा है। और हमें क्या करना है, ये जो ऑब्जेक्ट है उसकी वेलोसिटी और एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है। तो हम क्या करेंगे, देखो और आपको क्या करना है, इस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है। मतलब क्या, ये जो ऑब्जेक्ट जो क्या कर रहा है, इसे रोलिंग मोशन करते हुए आगे जा रहा है इस इंक्लाइन सरफेस पर, उसकी आपको क्या करनी है, वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है। तो हम क्या करेंगे, देखो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का यूज करेंगे। और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आपको क्या बताती है, तो टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। मतलब क्या, कि इस ऑब्जेक्ट की एनर्जी कांस्टेंट रहेगी, मतलब उसकी एनर्जी एट पॉइंट ए एंड एट पॉइंट सी ये क्या होगी, सेम होगी। मतलब क्या, एनर्जी ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट, मतलब इस ऑब्जेक्ट की एनर्जी कांस्टेंट रहेगी पॉइंट ए पर और पॉइंट सी पर। इसका हम क्या करेंगे, यूज करेंगे, दैट इज कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। दैट इज मैंने यहाँ पे लिखा है, देखो, तो टोटल एनर्जी एट पॉइंट ए इज इक्वल टू टोटल एनर्जी एट पॉइंट सी। अब देखो टोटल एनर्जी कैसे बनती है, तो टोटल एनर्जी बनती है आपकी काइनेटिक एनर्जी एट ए प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट ए इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी एट सी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट सी। इसका मतलब क्या, तो उस ऑब्जेक्ट की जो एनर्जी होगी एट पॉइंट ए पर और एट पॉइंट सी पर, ये क्या होगी, सेम होगी, कांस्टेंट होगी। ये हम यूज करेंगे यहाँ पे। तो काइनेटिक एनर्जी एट ए कितनी होगी, तो देखो 1/2 mv², इसको v1 बोलता हूं मैं क्योंकि उसकी वेलोसिटी में यहाँ पे v1 कंसीडर करता हूँ। मतलब एट पॉइंट ए पर उसकी वेलोसिटी में v1 कंसीडर करता हूँ। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, तो इट इज 1/2 mv²। यहाँ पे वेलोसिटी एट पॉइंट ए पर कितनी है, तो v1 कंसीडर किया है मैंने, ठीक है। प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट है, तो कितनी होगी वो, तो हाइट रिलेटेड एनर्जी इज कॉल्ड एज अ पोटेंशियल एनर्जी। मतलब क्या, तो mgh ये क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी होती है। अब देखो इसको मैं h1 कंसीडर करता हूँ, तो h1 कंसीडर करता हूं, मतलब पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी यहाँ पे, तो mgh1 इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट सी, मतलब कितनी होगी, तो 1/2 m v2
v2 स्क्वायर, क्योंकि देखो यहाँ पे मैंने वेलोसिटी v2 कंसिडर करता हूँ, मतलब वेलोसिटी एट पॉइंट c इज v2 प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट c, इसके लिए मैं mgh2 कंसिडर करता हूँ, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी होती है आपकी mgh। अब देखो यहाँ पे हाइट में h2 कंसिडर करता हूँ, हालांकि यहाँ पे ग्राउंड है तो वो जीरो होगी बाद में, इसलिए mgh2। अब देखो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, तो काइनेटिक एनर्जी होती है आपकी 1/2 mv स्क्वायर एंड पोटेंशियल एनर्जी होती है आपकी mgh। तो देखो मैंने क्या किया है, इन दोनों फॉर्मूलेस का यूज करके ये इक्वेशन कंप्लीट किया है। कैसे? तो काइनेटिक एनर्जी होती है आपकी 1/2 mv स्क्वायर, यहाँ पे मैंने वेलोसिटी v1 कंसीडर किया और यहाँ पे मैंने v2 कंसीडर किया। तो काइनेटिक एनर्जी बस डिपेंड करते हैं वेलोसिटी पे, इसलिए यहाँ पे क्या होगा, तो 1/2 mv1 स्क्वायर बिकॉज द वेलोसिटी ऑफ दैट ऑब्जेक्ट एट पॉइंट ए इज v1 एंड, और यहाँ पे लिखा है मैंने 1/2 mv2 स्क्वायर, मतलब the velocity at point C is v2, therefore the kinetic energy is 1/2 v2 square। सिमिलरली जो आपकी पोटेंशियल एनर्जी होती है वो क्या होती है, तो mgh होती है, इसलिए मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, तो mgh1। क्यों? क्योंकि जो आपकी पोटेंशियल एनर्जी होती है वो बस हाइट पे डिपेंड करती है, और यहाँ पे हाइट है h1 और यहाँ पे हाइट है h2 कंसिडर किया है, तो क्या होगा mgh1 प्लस mgh2। अब देखा जाए तो ये जो काइनेटिक एनर्जी है वो तो जीरो होगी। क्यों? क्योंकि आपने इस ऑब्जेक्ट को यहाँ से जस्ट रिलीज किया है, मतलब उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी होगी, मतलब जो v1 होगा वो जीरो होगा। क्यों? क्योंकि आपने उसको जस्ट रिलीज किया है वहां से, तो ये तो श्योरली जीरो होगी, ठीक है, मतलब ये जीरो होगी, प्लस mgh1 इज इक्वल टू, अब ये जीरो नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि क्या ऑब्जेक्ट क्या करेगा, इसे रोटेट करते हुए आगे जाएगा, पर यहाँ पे रुकेगा नहीं, वो यहाँ से भी आगे जाएगा, क्योंकि उसके पास क्या होगी, एनर्जी होगी, तो वो यहाँ पे रुकेगा नहीं, वो आगे जाएगा, इसलिए यहाँ पे ये जो एनर्जी होगी वो जीरो नहीं होगी, लेकिन यहाँ से जीरो, यहाँ पे जीरो होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ से आपने ऑब्जेक्ट को जस्ट रिलीज किया है, तो क्या होगा 1/2 mv2 स्क्वायर एज इट इज, प्लस अब ये देखो यहाँ पे जो हाइट है, मतलब इस पॉइंट सी पर जो हाइट है वो तो जीरो है, क्योंकि वो जो पॉइंट सी है वो ग्राउंड पे ही है, मतलब वहां पे हाइट ही नहीं है कुछ, इसलिए ये भी जो एनर्जी है वो जीरो होगी, क्योंकि जो आपकी जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो बस हाइट पे डिपेंड करती है, बाकी एम और जी तो कांस्टेंट है, इसलिए ये टर्म जीरो होगी, क्योंकि यहाँ पे हाइट ही नहीं है, तो ये जीरो होगी। तो आपके पास जो फाइनल आंसर आएगा वो क्या आएगा, तो देखो mgh1 इज इक्वल टू क्या होगा, तो 1/2 mv2 स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे मैंने क्या किया था, अंडरस्टैंडिंग के लिए h1 एंड h2 कंसीडर किया था और v1 एंड v2 कंसीडर किया था, है ना, मतलब v1 एंड v2 ये बस अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने कंसीडर किया था, इसलिए अब मैं क्या करता हूँ, इनको हटा देता हूँ। तो देखो मतलब आपके पास जो इक्वेशन आएगा वो क्या आएगा, mgh इज इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर, ये mgh1 में हटा देता हूँ यहाँ से। अब देखो इस वीडियो के मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि जो रोलिंग मोशन होता है वो क्या होता है, तो इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ लीनियर मोशन प्लस रोटेशनल मोशन। अब देखो यहाँ पे ये जो एनर्जी है ये तो क्या है, ये लीनियर काइनेटिक एनर्जी है, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी है, और रोलिंग मोशन क्या होता है, तो कॉम्बिनेशन होता है किसका, तो लीनियर मोशन का और रोटेशनल मोशन का, इसलिए यहाँ पे और एक टर्म ऐड होगी एंड दैट इज आपकी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, दैट इज 1/2 I ओमेगा स्क्वायर। तो 1/2 I ओमेगा स्क्वायर ये क्या होता है, ये होती है आपकी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। देखो इसका वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है, अगर आपने वीडियो नहीं देखा होगा तो एक बार देख लेना, ठीक है, इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो ये होती है आपकी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। मैंने ऐसा क्यों किया, तो देखो हम रोलिंग मोशन की बात कर रहे हैं, और रोलिंग मोशन क्या होता है, तो कॉम्बिनेशन होता है किसका, लीनियर का और रोटेशनल का, इसलिए मैंने क्या कर दिया यहाँ पे रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी भी ऐड कर दी। तो देखो अब मैं क्या करूंगा, इस इक्वेशन को सॉल्व करूंगा। अब देखो यहाँ पे जो I होता है वो I क्या होता है, तो I होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब आपके पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला है, कैसे, तो I इज इक्वल टू क्या होता है, ये क्या होता है आपका, ये होता है आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन टर्म्स ऑफ रेडियस ऑफ जाइरेशन। इसका भी मैंने वीडियो अपलोड कर दिया है और उसमें डिटेल में एक्सप्लेन किया है मैंने कि जो रेडियस ऑफ जाइरेशन क्या होता है, ठीक है, और यहाँ पे ओमेगा है, तो आपको एक रिलेशन पता होगा कि v इज इक्वल टू आर ओमेगा, इससे ओमेगा इज इक्वल टू क्या आएगा आपके पास, ओमेगा इज इक्वल आएगा v बाय आर, तो ओमेगा इज इक्वल टू क्या होगा, v बाय आर होगा, और ये भी वीडियो मैंने अपलोड कर दिया। अब मैं क्या करूंगा, ये जो दोनों वैल्यूज है दैट इज I की और ओमेगा की, ये यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, तो इक्वेशन मुझे क्या मिलेगा, देखो mgh इज इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर प्लस 1/2 I की जगह पे मुझे क्या सब्स्टिट्यूट करना है, तो m के स्क्वायर
ओमेगा की जगह पे मुझे v बाय आर सब्स्टिट्यूट करना है, मतलब ओमेगा स्क्वायर है यहाँ पे, तो क्या होगा, तो होगा v स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर है, इसलिए ओमेगा क्या है आपका v बाय आर, तो ओमेगा स्क्वायर क्या होगा, तो v स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, तो ये मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब देखो mgh इज इक्वल टू, यहाँ पे 1/2 एम वी स्क्वायर है दोनों में, देखो 1/2 एम एंड वी स्क्वायर ये क्या है दोनों में, तो हम क्या करेंगे, ये 1/2 एम वी स्क्वायर को बाहर कॉमन लेंगे, तो आपके पास इक्वेशन क्या बचेगा, 1/2 एम वी स्क्वायर, यहाँ पे क्या बचेगा 1, क्योंकि आपने 1/2 एम वी स्क्वायर बाहर कॉमन लिया है, प्लस यहाँ पे क्या बचेगा आपको, बस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। ऐसा क्यों, तो आपने क्या किया, यहाँ पे 1/2 एम और वी स्क्वायर ये क्या किया कॉमन बाहर लिया है, तो यहाँ पे बचा क्या, बस के स्क्वायर एंड आर स्क्वायर। अब देखो यहाँ से m और m कैंसिल, तो आपके पास इक्वेशन क्या बचा, तो gh इज इक्वल टू 1/2 एज इट इज b स्क्वायर इंटू ब्रैकेट 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। अब देखो हम क्या करेंगे, हमें क्या कैलकुलेट करना है, तो उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है, इसलिए हम क्या करेंगे, देखो यहाँ से v को सेपरेट कर देंगे, मतलब क्या, यहाँ पे देखो 1/2 मतलब 2 डिनोमिनेटर में, तो यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई होगा, और ये पूरी टर्म मतलब ब्रैकेट में जो टर्म है दैट इज 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, ये क्या है मल्टीप्लाई है, तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे जाके डिवाइड करेंगे, तो हमें पास इक्वेशन क्या आएगा, तो देखो ये 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, तो 2gh डिवाइडेड बाय, अब देखो ये पूरी टर्म दैट इज जो ब्रैकेट में टर्म है 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, ये क्या करेगी, इसको डिवाइड करेगी, क्योंकि ये टर्म इस वी स्क्वायर को क्या है मल्टीप्लाई है, तो देखो इनटू ब्रैकेट इज इक्वल टू वी स्क्वायर। हमने क्या किया, इस इक्वेशन को थोड़ा सा मॉडिफाई किया, थोड़ा सा रीअरेंज किया, क्योंकि हमें v कैलकुलेट करना है, तो देखो वी स्क्वायर इज इक्वल टू आपके पास क्या आया, तो 2gh डिवाइडेड बाय 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, दैट इज आपके पास जो b की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, तो आपको बस क्या करना होगा, यहाँ पे स्क्वायर रूट लेना होगा, मतलब आपके पास आएगा v इज इक्वल टू, दैट इज आपके पास v की वैल्यू कितनी आएगी, तो वो आएगी इनटू ब्रैकेट 2gh डिवाइडेड बाय 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर रेज़ टू 1/2। आप इसको क्या करो, स्क्वायर रूट में लिखो या फिर रेज़ टू 1/2 लिखो, दोनों का मतलब एक ही है। हमने क्या किया, बस इस इक्वेशन को स्क्वायर रूट किया, तो हमारे पास ये आया। अब देखो हमने वेलोसिटी तो कैलकुलेट कर ली, अब हम क्या करेंगे, एक्सेलरेशन कैलकुलेट करेंगे, मतलब एक्सेलरेशन ऑफ दिस ऑब्जेक्ट। अब देखो अगर मुझे क्या करना है, एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है, तो मैं क्या करूंगा, जो काइनेमेटिक इक्वेशंस है उसका यूज करूंगा, और काइनेमेटिक इक्वेशंस क्या होते हैं, तो वो होते हैं आपके v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2s एंड s इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। ये तीन होते हैं काइनेमेटिक इक्वेशन, दैट इज b इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2s एंड s इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। ये क्या होते हैं, काइनेमेटिक इक्वेशंस होते हैं, आपको बताऊंगे। अब हम क्या करेंगे, इन तीनों में से एक इक्वेशन का यूज करके इस ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन कैलकुलेट करेंगे, और उसके लिए हम क्या करेंगे, ये इक्वेशन यूज करेंगे, दैट इज बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। क्यों, क्योंकि देखो ये जो इक्वेशन है ना, यही इक्वेशन टाइम फ्री इक्वेशन है, क्योंकि इसमें कोई भी टाइम से रिलेटेड टर्म नहीं है। और दो इक्वेशंस देखो बाकी बचे हुए हैं, दैट इज b इज इक्वल टू यू प्लस ए टी एंड s इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। इन दोनों में क्या टाइम है। और देखो हमारे लिए इक्वेशन बहुत सिंपल भी बनेगा, कैसे, तो देखो बी स्क्वायर आपको ऑलरेडी पता है, दैट इज ये देखो बी स्क्वायर आपको ऑलरेडी पता है, एंड यहाँ पे यू स्क्वायर है, ये क्या होती है, इनिशियल वेलोसिटी होती है, मतलब उस ऑब्जेक्ट की यहाँ की वेलोसिटी, और वो वेलोसिटी हमारे पास कितनी है, तो वो 0 है, क्योंकि हमने इसमें भी यूज की है, दैट इज v1। यहाँ पे हमने क्या किया, यूज किया इसका, क्योंकि इस ऑब्जेक्ट को आप क्या करोगे, यहाँ से जस्ट रिलीज करोगे, और तब क्या होता है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 होती है, क्योंकि आपने जस्ट रिलीज किया है। हाँ, जैसे जैसे वो आगे जाएगा तब उसकी वेलोसिटी बढ़ेगी, इंक्रीज होगी, पर यहाँ पे जब आप उसको रिलीज करोगे तब तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, 0 होगी। इसलिए हम क्या करेंगे, ये इक्वेशन का यूज करेंगे, तो हमारे लिए क्या होगा, बहुत इजी बन जाएगा। देखो बी स्क्वायर माइनस 0 इज इक्वल टू 2a, और यहाँ पे ये जो s होता है वो क्या होता है, तो डिस्प्लेसमेंट होती है, मतलब कितना डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया। अब देखा जाए तो हमारे ऑब्जेक्ट ने a टू c में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है, तो d किया है ना, हमने d कंसीडर किया है, तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे d लिखेंगे। अब देखो हम क्या करेंगे, यहाँ पे v स्क्वायर की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, मतलब ये v स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, तो 2gh डिवाइडेड बाय 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे जो g है ना, ये g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है,
और ये वाला जी कौन सा है, तो वो जो एक्सेलरेशन से आगे जाएगा वो वाला जी है, इसलिए ये कैंसिल नहीं होंगे। अब देखो 2gh डिवाइडेड बाय 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर ब्रैकेट कंप्लीट इज इक्वल टू 2ab। यहां से ये 2 और ये 2 कैंसिल, मतलब अब देखो बचा क्या, gh अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर इज इक्वल टू 2ad। अब हम क्या करेंगे, इस d की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, मतलब हम क्या करेंगे ट्रायंगल में से इस d की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। अब देखो अगर ट्रायंगल में हम कंसीडर करते हैं साइन थीटा, अगर ये थीटा है तो साइन थीटा कितना होगा, तो देखो साइन थीटा होगा आपका, अगर इस ट्रायंगल को कंसीडर करते हैं हम तो इसमें ये थीटा है तो साइन थीटा कितना होगा, क्योंकि ये 90 है। अब अगर ये थीटा है ये 90 है तो साइन थीटा कितना होगा, तो ये होगा AB अपॉन AC, क्योंकि ये 90 है तो ये हाइपोटेन्यूस होगा, तो साइन थीटा होगा आपका AB अपॉन AC। तो AB दैट इज AB क्या है आपका, तो AB है आपकी हाइट, है ना, AB इज इक्वल टू हाइट है आपकी, तो हम क्या करेंगे AB की जगह पे H लिखेंगे और AC क्या है, तो D है ना, तो हम क्या लिखेंगे AB इज इक्वल टू H डिवाइडेड बाय D। दैट इज क्या होगा, तो D हमें मिलेगा कैसे, तो D अगर कैलकुलेट करना है तो आपको क्या करना होगा, D इस तरफ लेना होगा, तो वो क्या होगा साइन थीटा को मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर में, और साइन थीटा क्या होगा उस तरफ जाएगा तो क्या होगा वहां पे डिवाइड होगा, मतलब आपके पास जो D का इक्वेशन आएगा वो क्या आएगा, तो D इज इक्वल टू H अपॉन साइन थीटा। दैट इज D इज इक्वल आपके पास क्या आया, तो H अपॉन साइन थीटा। अब हम क्या करेंगे, ये D की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे और हम क्या करेंगे एक्सेलरेशन कैलकुलेट करेंगे। तो देखो बस आपको क्या करना है, D की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है, दैट इज कितने H अपॉन साइन थीटा। हमने क्या किया, बस यहाँ पे इस D की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, और OD कितना है, तो H अपॉन साइन थीटा, ये हमने इस ट्रायंगल का यूज करके कैलकुलेट की। अब देखो क्या होगा, यहाँ से H और H कैंसिल, और साइन थीटा यहाँ पे डिवाइड है तो यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई होगा, तो हमें क्या मिलेगा, तो एक्सेलरेशन मिलेगा। कैसे, तो देखो तो ये होगा आपके लिए फाइनल आंसर, दैट इज एक्सेलरेशन फॉर रोलिंग मोशन, है फिर एक्सेलरेशन ऑफ दिस ऑब्जेक्ट, वो कितना होगा, तो a इज इक्वल टू जी साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। हमने क्या किया, बस यहाँ पे साइन थीटा को मल्टीप्लाई कर दिया, क्यों, क्योंकि ये साइन थीटा a को डिवाइड है, तो यहाँ पे अगर डिवाइड हुआ तो यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई होगा, मतलब आपके पास जो फाइनल आंसर आएगा वो क्या आएगा, तो जी साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, और h यहाँ से कैंसिल हुआ है पहले से। और यहाँ पे एक चीज नोट करने वाली है कि g क्या है, ये g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वाला g है, और ये क्या है, तो एक्सेलरेशन ऑफ दिस ऑब्जेक्ट है। अब देखो कभी कभी आपको सवाल क्या पूछा जाता है कि एक्सेलरेशन में चेंज कितना हुआ, मतलब क्या होता है, आपको क्या पूछा जाता है कि जो रोलिंग मोशन है उसकी वेलोसिटी कैलकुलेट करो और एक्सेलरेशन कैलकुलेट करो, और उसके साथ आप क्या करो, तो एक्सेलरेशन में चेंज कितना आया, मतलब चेंज इन द एक्सेलरेशन भी कैलकुलेट करो। अब हमने तो कैलकुलेट क्या किया है, तो एक्सेलरेशन कैलकुलेट किया है, और चेंज इन द एक्सेलरेशन क्या है, तो आपको पता होगा, और ये सवाल मैंने बहुत सारे एग्जाम में देखा है कि चेंज इन द एक्सेलरेशन कितना होता है। अब देखो आपको एक चीज पता होगी कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर इंक्लाइन सरफेस पे हो तो जो एक्सेलरेशन होता है, मतलब जिस एक्सेलरेशन से वो नीचे आता है वो कितना होता है, तो वो होता है जी साइन थीटा। मैं दिखाता हूँ किसे, तो अब देखो अगर हम क्या करते हैं, एक नॉर्मल ऑब्जेक्ट एक इंक्लाइन सरफेस पर रखते हैं तो इस तरह उसकी फ्री बॉडी डायग्राम बनती है, मतलब इस डायग्राम से हमें क्या पता चलता है कि जो mg साइन थीटा ये कंपोनेंट है mg का, मतलब वो क्या करेगा, एज ए फोर्स काम करेगा और इस ऑब्जेक्ट को नीचे लाएगा, मतलब F इज इक्वल टू mg साइन थीटा। ये क्या होगा, रिस्पॉन्सिबल कंपोनेंट होगा उस ऑब्जेक्ट को नीचे लाने के लिए, क्योंकि देखो नॉर्मल फोर्स ने mg cos थीटा को मैनेज किया है, मतलब ये दोनों ने एक दूसरे को मैनेज किया है, पर जो रिस्पॉन्सिबल कंपोनेंट है mg का, जो क्या कर रहा है इस ऑब्जेक्ट को नीचे ला रहा है, वो कौन सा है, तो mg sin थीटा। अब यहाँ पर अगर मैं क्या करता हूँ, f की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करता हूँ, दैट इज f इज इक्वल होता है ma न्यूटन सेकंड लॉ, f इज इक्वल टू ma, तो क्या होगा देखो ma इज इक्वल टू mg sin थीटा, यहां से m और m कैंसिल, मतलब आपके पास एक्सेलरेशन कितना आया, तो वो आया a इज इक्वल टू जी साइन थीटा। इतना मतलब जो आपका एक्सेलरेशन आया नॉर्मल ऑब्जेक्ट के लिए वो कितना आया, तो a इज इक्वल टू जी साइन थीटा, और हमने कितना कैलकुलेट किया है, तो a इज इक्वल टू जी साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे जो एक्सेलरेशन हमने कैलकुलेट किया है वो क्या हुआ है, कम हुआ है ना, क्यों, क्योंकि जी साइन थीटा को, मतलब ये जो जी साइन थीटा है उसको इसने डिवाइड किया है, तो 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। अब इसने डिवाइड किया है, इसका मतलब क्या हुआ, हमारा एक्सेलरेशन में चेंज हुआ, मतलब क्या हुआ, एक्सेलरेशन कम हुआ, और हमें क्या पूछा जाता है, वही पूछा जाता है कि वो चेंज कितना हुआ।
तो हम क्या करेंगे, देखो ये जो हमारा एक्सेलरेशन है, जो नॉर्मल एक्सेलरेशन होता है नॉर्मल ऑब्जेक्ट के लिए, उसमें से जो हमने कैलकुलेट किया है रोलिंग मोशन के लिए, वो क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट कर देंगे, तो हमें क्या मिलेगा, चेंज इन द एक्सेलरेशन। तो हमने क्या किया, ये जो एक्सेलरेशन था नॉर्मल एक्सेलरेशन, उसमें से हमने क्या कर दिया, जो हमने कैलकुलेट किया था रोलिंग मोशन के लिए वो सब्सट्रैक्ट कर दिया। अब देखो इसमें क्या होगा, जी साइन थीटा और जी साइन थीटा, ये क्या होगा, कॉमन बाहर रहेगा क्योंकि दोनों में। तो देखो हमने क्या किया, यहाँ पे जी साइन थीटा जो दोनों में था उसको कॉमन बाहर लिया। अब देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो ब्रैकेट है उसको सॉल्व करेंगे। कैसे, तो इस आर स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो न्यूमरेटर में मतलब जो डिनोमिनेटर में है उसमें क्या बचेगा, तो आर स्क्वायर प्लस के स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, और बाद में क्या होगा, आर स्क्वायर ऊपर आ जाएगा। देखो कैसे, मतलब मैंने क्या किया, इस आर स्क्वायर से इस 1 को मल्टीप्लाई किया प्लस के स्क्वायर एज इट इज डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। अब देखो ये आर स्क्वायर क्या होगा, ऊपर आएगा, क्यों, क्योंकि आर स्क्वायर डिनोमिनेटर के भी डिनोमिनेटर में, मतलब ये आर स्क्वायर क्या होगा, ऊपर आएगा। अब देखो, और अब हम क्या करेंगे, देखो ये जो कंप्लीट ब्रैकेट है दैट इज आर स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, ये कंप्लीट ब्रैकेट इस 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे, और यहाँ पे इक्वेशन क्या आएगा, फिर आर स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। सिंपल मैथमेटिक्स है। देखो यहाँ पे लिख देता हूं मैंने क्या किया, देखो तो बस ये जो कंप्लीट ब्रैकेट था आर स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, इस कंप्लीट ब्रैकेट को मैंने 1 से मल्टीप्लाई किया। अब देखो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, तो आर स्क्वायर और आर स्क्वायर कैंसिल कर दिया, और मेरे पास जो फाइनल इक्वेशन बचा वो क्या बचा, तो देखो a इज इक्वल टू जी साइन थीटा एज इट इज इनटू के स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। तो ये क्या होगा, ये होगा आपका चेंज इन द एक्सेलरेशन, मतलब जो एक्सेलरेशन में चेंज आया वो होगा हमारा जो एक्सेलरेशन है वो यही है आपका, मतलब रोलिंग मोशन के लिए एक्सेलरेशन यही है, a इज इक्वल टू जी साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। ये आपका एक्सेलरेशन है रोलिंग मोशन के लिए। ये क्या है, तो जो एक्सेलरेशन में चेंज आया है दैट इज चेंज इन द एक्सेलरेशन है, दैट इज a इज इक्वल टू जी साइन थीटा के स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। ये चेंज इन द एक्सेलरेशन है। हमारी वेलोसिटी ये है v इज इक्वल टू अंडर रूट 2gh डिवाइडेड बाय 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, ये हमारी वेलोसिटी है। एक्सेलरेशन ये है, और चेंज इन द एक्सेलरेशन क्या है, तो ये है। तो दिस इज इट फॉर टुडे। अगर आपको वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप क्या कर सकते हो, मुझे कमेंट में पूछ सकते हो। सो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।